क्योंकि अब यहाँ पर तारीखें तय हो गई हैं कि कब उपचुनाव होना है और 10 जुलाई को यहाँ पर मतदान होना है और 13 तारीख को मतगणना होगी। ऐसे में इन दो सीटों पर अगर हम बात करें बद्रीनाथ और बात करें मंगलौर सीट पर, तो चुनाव अन्य जो उपचुनाव हुए हैं उनसे काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इसके समीकरण बेहद अलग हैं दोनों ही सीटों पर। और जो चीजें हुई हैं उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि ये चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। क्वेश्चन आवर में हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि राजनीतिक दलों का अपना अपना क्या आकलन है और किस तरीके के दावे हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरिंदर बिष्ट जी हैं, बहुत स्वागत है बिष्ट जी आपका भी। दीपक रावत जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पर। शुरुआत संजीव जी आपसे करता हूं। 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आप किस तरीके से तैयार हैं? क्योंकि इन 2 सीटों के इस वक्त जो मुकाबला है वो कुछ अलग जरूर रहेगा, उस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। तैयारी आप बताइए। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड की समस्त जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पांचों लोकसभा प्रत्याशियों को भारी अंतर से विजय दिलाने का काम जिस प्रकार से उत्तराखंड की सम्मानित जनता के द्वारा किया गया, मैं सोचता हूँ उसी इतिहास को जनता एक बार दोबारा दोहराने वाली है। और जहां भारतीय जनता पार्टी को 5 और कांग्रेस को 0 के साथ संतोष करना पड़ा, तो ये जो आगामी उपचुनाव होने वाला है यहाँ पर भी 2-0 का ही रेशो रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को दोनों की दोनों उपचुनाव में हम जो सीटें हैं हम उसको गेन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोनों सीटें आने वाली हैं और कांग्रेस को 0 से एक बार दोबारा संतोष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी आप पूरे देश भर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आप यदि एक इतिहास उठाकर देखते हैं तो 1962 के बाद एक इतिहास कायम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और जहां 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी के बाद यूपीए की जब सरकार गई तो कांग्रेस 42 सीटों पर सिमट गई, जबकि 10 सालों के एक कुशल नेतृत्व में और जो एक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो एक विकास के रोड मैप के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, हम 42 की अपेक्षा 242 पर जनता ने हमारे को लाकर स्थापित किया। और एनडीए गठबंधन के अंतर्गत हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत देने का काम भी देश की सम्मानित जनता ने किया। मैं देश की सम्मानित जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, ठीक है। आपने कहा कि जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था इस तरीके से उपचुनाव का भी होगा। अमरिंदर बिष्ट जी, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं दोनों सीटों पर? देखिए, पूरी तैयारी है। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव बद्रीनाथ की सीट पर हुआ, वो सीट गढ़वाल की जो 2-3 सीटें पूरे 5 जिलों में हमने जो सीटें जीती उनमें वो एक सीट थी और वहाँ पर हमारी अच्छी तैयारी है, हमारा अच्छा कैडर है। और आप लोकसभा चुनाव में भी अभी जो नतीजा आएगा, आप अपेक्षाकृत अन्य विधानसभाओं की तुलना में देखेंगे तो वहाँ हमारे प्रत्याशी को बेहतर वोट मिला है। तो एक तो वो परंपरागत रूप से भी हम कई बार उस सीट को जीत चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सीट पर हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। अब आप दूसरी सीट की जो आप बात कर रहे हैं मंगलौर की, तो आप देख लीजिए कि हम बहुत कम वोट से जो है 2022 का चुनाव वहाँ से हारे थे, बल्कि 1000 भी अंतर नहीं था, उससे भी कम अंतर से हम 700 के आसपास उस सीट को हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी उस सीट पर जीतने का सपना भी नहीं देख सकती, जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे चौथे नंबर पर हमेशा रहे हैं, तो उनका वहाँ कोई जनाधार नहीं है। और जिस तरह से हरिद्वार की बहुत सारी सीटों पर लोकसभा के चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर बढ़त ली, तो इस सीट पर हम निश्चित तौर पर इस सीट को भी हम जीतेंगे। ये दोनों ही सीटें
ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। तो वो जो दोनों तरह की तैयारी लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से कार्यकर्ता ने लग कर के वहाँ काम किया, आप देखेंगे कि बद्रीनाथ में हमारे पास जो विधायक थे वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन उनके बावजूद वहाँ का जो कार्यकर्ता था, जो बूथ पर कार्यकर्ता था, उसने खड़े होकर के अपने बलबूते पर उस चुनाव को लड़ा और बहुत अच्छा वोट हमारे प्रत्याशी को वहाँ मिला। तो आप समझ सकते हैं कि बगैर नेता के जब वहाँ इस स्थिति में हमारी पार्टी जा सकती है, तो अभी जैसे ही हमारे नए जो भी प्रत्याशी आएंगे, पार्टी जिनका भी चुनाव वहाँ पर भी इन दोनों सीटों पर करेगी, तो जिनको भी टिकट मिलेगा, पूरा पार्टी का संगठन, पूरा कार्यकर्ता, और मैं बल्कि ये भी कह सकता हूं कि वहाँ के दोनों सीटों पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता हमारे प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेगी, ऐसा मेरा दावा है। ठीक है दीपक रावत जी, हमने देखा लोकसभा चुनाव, ठीक है, बड़ा राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ, तो क्षेत्रीय दल के नाते आप लोगों ने फाइट की, आप लोग लड़े, अच्छी बात है। इस वक्त 2 उपचुनाव आपके सामने हैं। बद्रीनाथ सीट पर अगर बात की जाए खास तौर पर, तो यहाँ पर तो क्योंकि पहाड़ी सीट है, वहाँ पर भी आप लोग दमखम दिखा सकते हैं। क्या तैयारियाँ आप लोगों की, कोई रणनीति बना रहे हैं? निश्चित रूप से रवि जी, हमने बद्रीनाथ सीट में 2022 में भी लड़ा था। उस अपेक्षा में जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन हमारी पूर्ण कोशिश है कि अब दोबारा जब उपचुनाव उस सीट में हो रहा है तो हम लोग जरूर वहाँ पर अपना कोई ना कोई जो है, अब तक तो नहीं, पर फिलहाल हम इस संबंध में हम लोग निश्चित है कि हमने उपचुनाव लड़ना है और बहुत मजबूती से लड़ना है। तो बद्रीनाथ सीट में कोई ना कोई प्रत्याशी हम जरूर उतारेंगे। मंगलौर सीट के बारे में कोशिश पूरी रहेगी कि कोई अगर हमारा कार्यकर्ता उस इच्छा जाहिर करे तो हम जरूर उस सीट को भी लड़ेंगे। फिलहाल मुझे लगता नहीं कि मंगलौर के सीट पर हम लड़ पाएंगे, लेकिन बद्रीनाथ में जरूर हम लोग एक प्रत्याशी। लेकिन आप लोगों के पास तो मौका है ना, जो इस वक्त बद्रीनाथ सीट पर हुआ है, उसको देखते हुए तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इस समय। रवि जी, अब यही तो विषय है। अब आपने वो बात छेड़ दी, मैं तो बचना चाह रहा था कि ना बोलूं। भारतीय जनता पार्टी अगर चिल्ला चिल्ला के श्रेय लेती है कि इस राज्य को बनाने वाले हम हैं, तो टूट फूट की राजनीति, दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देने वाली भी अगर इस प्रदेश में कोई, छोटे से प्रदेश में अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहूँगा, आज अगर इस प्रदेश में उपचुनाव की नौबत बद्रीनाथ में आ रही है तो क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है? वो दल बदल की राजनीति, टूट फूट की राजनीति ही है, वो मौका प्रस्त की राजनीति है। इस प्रदेश में आर्थिक बोझ जो पड़ रहा है वो क्यों कराया जा रहा है? एक तरफ तो कहा जाता है कि यहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं है, दूसरी तरफ से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप इसमें आप दल बदल का सहारा लेकर आप राजनीतिक नुकसान पहुंचाने, राजनीतिक दलों को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये जो अतिरिक्त, निश्चित रूप से जनता के सामने हम ये बात लेके जाएंगे कि जो चाल चरित्र चेहरा बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये इसका चाल चरित्र चेहरा इस प्रदेश में जनता के सामने आ चुका है। आप इनका इतिहास उठा के देखिए, इस उत्तराखंड में भरा पड़ा है। और उसका सबसे ताजा उदाहरण अगर आप चाहिए तो बद्रीनाथ सीट है। बद्रीनाथ सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए थे, लेकिन किस लोकसभा में अपने सीटों को बढ़ाने या उन सीटों को दोबारा से रिटर्न करने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और जिस तरीके से रातों रात एक व्यक्ति को, विधायक को बुला के अपने यहाँ ज्वाइन कराया गया, आज उसका आर्थिक बोझ किसको पड़ रहा है? ठीक है, प्रदेश को पड़ेगा ना। ठीक है, आपका ये मुद्दा रहेगा, यही मुद्दे रहेंगे। और स्थानीय मुद्दे जो हैं, जिन स्थानीय मुद्दों को बिल्कुल नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इन मुद्दों को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, मैं जय सिंह रावत सर पर जा रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत सर, इन 2 सीटों का उपचुनाव, तारीखों का ऐलान हो गया, तो इसलिए चर्चा भी अब तेज हो गई। राजनीतिक दलों की बातें हमने सुन ली हैं, उनका कहना है, अपने अपने दावे हैं कि जीत रहे हैं, ठीक भी है, अपनी पार्टी के लिए सभी यही बात करते हैं। लेकिन ये चुनाव पिछले कुछ उपचुनावों से अलग देखने को मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से अलग मिले। एक तो एक साथ 2 हो रहे हैं और दोनों की बिल्कुल परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक जगह तो इस्तीफा दिया था राजेंद्र भंडारी जी ने, और दूसरी सरबत करीम साहब का इंतकाल हो गया था, तो उस वजह से चुनाव हो रहे हैं। और देखिए, वैसे ये आज जो घोषणा हुई है वो तो 7 राज्यों में हुई है, 13 उपचुनावों की हुई है। ज्यादातर या तो इस्तीफे हुए हैं या तो निधन हुए हैं लोगों की। जी। और यही यहाँ तो हमारे यहाँ 2 हो रही, बगल में हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जहां तक यहाँ का उत्तराखंड का सवाल है, तो मैं अभी आज ही लौट रहा हूँ उसी कंस्टिट्यूंसी से, बद्रीनाथ जाके आप बात कर रहे हैं। और
दोनों दोनों संभावित प्रत्याशी जो है, खैर कांग्रेस अभी तो घोषणा किसी ने नहीं की, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर आपने बीजेपी ने उनसे राजेंद्र भंडारी से इस्तीफा दिलाया है तो निश्चित रूप से टिकट उन्हीं को मिलेगा। भाई उन्होंने क्यों किया नहीं? और दूसरी तरफ लग रहा है कि तैयारी में तो कांग्रेस की तरफ से लखपत बुटोला भी लग रहे हैं। वो भी आजकल उसी, मेरी कल उनसे बात हुई थी, भंडारी जी से बात नहीं हो पाई, मुझे बाद में पता चला कि वो पोखरी में ही हैं आजकल और लगे हुए हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो पोखरी की एक इसका बद्रीनाथ का चुनाव जो है मुकाबला काफी ठीक ठाक होने वाला है, क्योंकि वहाँ ये समझिए कि वो महेंद्र भट्ट जी का जो एमपी भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनका होम कंस्टिट्यूंसी भी है, उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, वहां से 2-3 बार वो जीते भी हैं और हारे भी हैं। और राजेंद्र भंडारी के अक्सर इनकी 2002 से लेकर 2022 तक हाँ लगातार उनका मुकाबला, पहले वो नंदप्रयाग कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी जी, 2006 में वो जो परिसीमन हुआ 6 वाला, उसके बाद फिर बदल गया, वो उसका नाम बद्रीनाथ हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर वो हो गई। तो उस वजह से 2000 उसमें तो 2 में तो महेंद्र भट्ट जीत गए थे, लेकिन 2007 में ये समझिए कि राजेंद्र भंडारी अब निर्दलीय के तौर पर अपने दमखम पर जीते, वो बीमार भी थे लेकिन फिर भी वो उस समय 3 निर्दलीय जीते थे, तो उनमें राजेंद्र भंडारी भी थे जी। उसके बाद 2012 में वही फिर उनका दूसरा इनका बात आई, नंबर आया महेंद्र भट्ट का, एक बार ये जीते, एक बार वो जीत गए। 2017 में फिर हुए चुनाव हुए तो ये हार गए, क्या नाम आपके महेंद्र भट्ट हार गए, तो 2022 में फिर ये लगातार जीता हुआ है। लेकिन जहां अभी तक जो आया है जो लोकसभा चुनाव में, इस कंस्टिट्यूंसी में निश्चित रूप से बढ़त मिली है उनको, लगभग 8000 की 8255 की बढ़त है, लेकिन वो उतनी बढ़त नहीं जितनी चमोली में, आपके थराली में और कर्णप्रयाग में थी, तो बहुत ज्यादा वो नहीं रहा। तो लगता है कि उस समय, लेकिन राजेंद्र भंडारी का अपना जो है ना, अपना भी दमखम, अपना भी संगठन का अच्छा जी जी काम भी वो करते हैं, काफी काम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस समय थोड़ा सा उन पर ये लगे भाई तुमने कपड़े तक नहीं बदले और सीधा दल बदल दिया। तो वो आज मैं जिस गाड़ी में आ रहा तो उसका ड्राइवर वही चर्चा कर रहा था, भले वो बीजेपी का आदमी था, और उसका कहना भी ये था कि भाई अगर भीतर घात नहीं हुआ तो हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और मेरा भी वही आकलन है कि अगर भीतर घात नहीं हुआ तो राजेंद्र भंडारी की ठीक है, ठीक, लेकिन अगर लखपत बुटोला आते हैं वहां पर, या कांग्रेस उनको देती है, मेरी संभावना उन्हीं की है, या तो ब्लॉक प्रमुख है जोशीमठ के प्रकाश रावत, वो उनमें, या इन दोनों की संभावना बताई जा रही है। लेकिन मुझे लगता है लखपत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनको टिकट मिल सकता, तो ये मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक, उनका भी गृह क्षेत्र वही पोखरी है, ठीक है, मेरा भी वही पोखरी है, महेंद्र भट्ट का भी पोखरी है, जी जी, सबका पोखरी है। ठीक है, अब देखना ये है कि इनकी जो ट्रेडिशनल राइवलरी है महेंद्र भट्ट की और राजेंद्र भंडारी की, वो इस चुनाव में क्या रंग लाती है, वो देखने वाली बात। ठीक है सर, इसके बाद मंगलौर इसके बाद आता हूँ, इसके बाद आता हूँ सर, इसके बाद आता हूँ मंगलौर पे। मैं पहले संजीव जी से जवाब लेता हूँ। संजीव जी, क्योंकि इस वक्त बद्रीनाथ सीट पर देखिए हमारे साथ जय सिंह रावत जी ने बहुत डिटेल में उस चीज़ को बताया कि ग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके का यहाँ पर मुकाबला भी होगा। आप लोगों को जो ये नाराज़गी रहेगी लोगों की कि अगर हम दोबारा लाइनों पर जा रहे हैं, हम वोट डालेंगे और जिस विधायक को हमने जिताया था, अगर आप उनको ही जो है जो प्रबल संभावनाएँ हैं टिकट देती है भाजपा, तो इसको लेकर आप लोगों को थोड़ा सा चुनौतियाँ बढ़ जाएंगी यहाँ पर, मानते हैं आप इस बात को? रवि जी देखिए, इस समय पूरा एक जो वातावरण है वो भाजपा में है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें आप यदि गढ़वाल क्षेत्र में कोई भी एक विधानसभा उठा के देखते हैं या कोई भी ऐसे कोई ब्लॉक देखते हैं और बूथ देखते हैं, हम सभी जगह पर विजयी हुए हैं। और पूरा क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा भी
गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में प्रत्येक विधानसभा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 23 विधानसभाओं में पीछे थी लोकसभा चुनाव में, इस बार हमने वोट प्रतिशत में एक उन्नति करी है। वोट प्रतिशत हम ज़्यादा रीगेन हम लोगों ने किया है। और इस बार का जो हमारा आकलन है, इस बार हम 14 विधानसभाओं में आगे हुए हैं पिछली 2019 की अपेक्षा में। और जो बद्रीनाथ विधानसभा है, बद्रीनाथ विधानसभा में भी हमको बहुत शानदार बढ़त मिली है। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए मैं सोचता हूँ एक शानदार प्रदर्शन होने वाला है और हम बद्रीनाथ विधानसभा को बहुत अच्छे बहुमत से जीतने वाले हैं। और साथ ही जो मंगलोर विधानसभा का उपचुनाव की बात है, मंगलोर विधानसभा के उपचुनाव को भी हम लोग बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि मंगलोर में तो राज्य बनने के बाद भाजपा कभी जीती नहीं है उस सीट पर। रवि जी देखिए, इन्होंने जो एक धर्म और तुष्टिकरण का जो जहर के इंजेक्शन मैं ये कह रहा हूं कि उस सीट पर आप जीते नहीं हैं अभी तक, ये तो वो है ना, प्रमाण है। सर ऐसा है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि कभी जीते नहीं तो आगे भी कभी जीतेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मजबूत स्थिति। अच्छा, 2 ही लोग जीते वहां से। अगर हम पहले शुरुआत की बात करें तो काजी निजामुद्दीन जब बसपा में थे तो वो जीते, फिर वो कांग्रेस में आए, फिर सरबत करीम अंसारी की अगर हम बात करें तो वो 2 बार जीते। तो भाजपा का वहाँ पर कुछ इतना खास नहीं रहा, तो चुनौतियाँ ज़्यादा रहेंगी आप लोगों के। हाँ, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी, एक नया मिथक। इस मिथक को भी तोड़ने में हम लोग पूरी तरह कामयाब होंगे। जिस तरह से उत्तराखंड को भी बोला जाता था एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, इस बार 2017 के बाद 2022 में हमने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। और मैं सोचता हूँ ये जो मंगलोर वाला मिथक है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करेगी। और अभी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड भर में और साथ ही साथ स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश भर में उनकी जो एक हैवी डिमांड रही, और 200 से अधिक जनसभाएं और रोड शो और विभिन्न कार्यक्रमों में जहां उन्होंने शिरकत की, तो मैं सोचता हूं एक हम चाहे यूसीसी की बात करें, धर्मांतरण की कानून की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, और इन सारी जो एक महत्वाकांक्षी हमारे ये काम थे, जो एक दृढ़ और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने जो उत्तराखंड को एक विशेष राज्य के रूप में एक पहचान दिलाने का काम किया, तो उसी की बदौलत उनका एक जो लोकप्रियता उत्तराखंड के साथ साथ जो देश भर में बढ़ी है, तो मैं सोचता हूँ उनके फेस वैल्यू पर विभिन्न जगहों में जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, एक अच्छा जीत के रूप में कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ आप क्या आप ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व इस वक्त ये हो सकता है कि जो मिथक रहा है मंगलौर सीट का वो टूट जाएगा, ये कह रहे हैं आप। 100% होगा सर, ये था आपका, ये 100% होगा। अमित विजी इसी बात पर कि उन्होंने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री धामी की ऐसी छवि है कि उन्होंने अन्य राज्यों में भी प्रचार किया, स्टार प्रचारक के तौर पर रहे, और इसी वक्त ये भी हो जाएगा कि मंगलौर पर भाजपा जीत जाएगी उपचुनाव। देखिए संजीव भाई और इनकी जो पूरी पार्टी है, इनको आजकल इनके ऑफिस से इनको स्क्रिप्ट मिली हुई है कि आपको ये ज़रूर कहना है डिबेट्स में कि मुख्यमंत्री धामी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने वाले हैं। और जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया, जहाँ जहाँ वो गए, वहाँ वहाँ सीटें जीती हैं। और कल मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो ये भी बता रहे थे इनके प्रवक्ता कि धामी जी जहाँ जहाँ गया वहाँ से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया। तो मुझे लगता है कि धामी जी ने के कारण न केवल उत्तराखंड की 5 सीटें इन्होंने पहली बार जीती, बल्कि पिछली बार भी इसलिए जीती क्योंकि धामी जी उस समय विधायक थे। अगर उस समय विधायक नहीं होते तो शायद ये 2014-19 में भी नहीं जीतते।
तो और मुझे लगता है कि हिमाचल में भी इनकी सरकार नहीं है, तो हिमाचल में भी धामी जी का जलवा रहा, क्योंकि बगल में पड़ोस में उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री थे, तो हिमाचल की चारों भी इन्होंने तभी जीती है, ऐसा ये एक महिमा मंडन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ा, मोदी जी की कोई लहर नहीं थी इस बार, योगी आदित्यनाथ को किसी ने नहीं पूछा, धामी जी हैं तो तभी ये सब कुछ संभव हुआ, ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अपने राज्य में लौट आइए, ऐसी कौन सी सीट है जिस सीट को पिछली बार 2019 और 14 में जिस अंतर के साथ भाजपा ने जीता था, वहाँ पर उस अंतर को उन्होंने फिर से दोहराया हो। अगर आप अगर आप नैनीताल उधम सिंह नगर वाली सीट को छोड़ दें, उस पर इनका पुराना परफॉर्मेंस रहा है, से सभी सीटों पर आप आ जाइए। गढ़वाल की सीट जो पिछली बार लगभग 3 लाख से इन्होंने जीती थी, वो इस बार 1.5 लाख पे आ गए। टिहरी की सीट जो इन्होंने पिछली बार 3 लाख से जीती थी, उसको इस बार 60,000 उस पर भी घट गया। आप हर सीट को आप देखेंगे तो हर सीट पर इनका अंतर घट गया है। तो ये अंतर किसकी वजह से घटा है? क्या मोदी जी की जो छवि है, क्या वो उनका करिश्मा कम हो गया? जी जी जी। टिहरी में आप अपने वोट का भी आकलन कीजिए। नहीं, हम अपने वोट का आकलन कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि आपने जितनी करारी शिकस्त हमको पिछली बार दी थी, इस बार हम उस अंतर से नहीं आ रहे हैं। इस बार हमने अपना अंतर का 70-80 हज़ार हमने कम किया है। लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस का कम हुआ है, बीजेपी का बढ़ा है। देखिए, वोट परसेंटेज आपका भी नहीं बढ़ा है, लेकिन वोट परसेंट हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें जो वोट पड़ना था उसमें से कुछ जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे बॉबी पवार, उनकी तरफ कुछ वोट जरूर शिफ्ट हुआ है, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वो भाजपा के लिए भी एक ढाल बन करके आए, वरना वहाँ का अंतर भी इस बार और वहाँ बहुत मजबूत मुकाबला होना था। और मंगलौर सीट पर जो दावा है भाजपा मंगलौर, मैं वहीं आ रहा हूँ कि मंगलौर सीट को लेकर के ठीक उसी तरीके का दावा है जैसा इन्होंने, और मीडिया के जो, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं और एग्जिट पोल हैं, जिस तरीके से उनका दावा था कि 400 पार किसी भी तरीके से जो है सीटों को ले जाना है, उसी तरीके का दावा संजीव भाई यहाँ पर कर रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं कि वो मंगलौर जीतेंगे, वो बद्रीनाथ जीतेंगे। वो आपके चैनल पर ये भी नहीं बोल सकते, अभी बोल के दिखा दें कि वो राजेंद्र भंडारी जी को टिकट देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ कुछ और पक रहा है। ये तो बाहर चल रहा है कि राजेंद्र भंडारी जी को टिकट मिल रहा है, वो मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी जो बाहर की खबर है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है कि इनकी पार्टी किसी और को भी वहाँ पर टिकट दे रही है। आपको तो मालूम है, इनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के पास एक नहीं 2 बार टोलियों में आ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कह दिया है कि भैया राजेंद्र भंडारी जी को अगर टिकट दिया तो हम बगावत कर देंगे। तो जहां इस लेवल की बात, इस लेवल की शिकायतें आ रही हो, जहां अंदर इनका कार्यकर्ता इतना सुलग रहा हो, बता के गए थे क्या? नहीं, ये तो अखबारों में आया है, आपको ये तो बाकायदा। नहीं, मुझे क्यों बताएंगे? नहीं, मुझे क्यों बताएंगे? ये तो आया है, कांग्रेस का काम झूठ बोलना, आया है। और मैं आपको अरे आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए ना। अरे आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए ना श्रीमान जी। अभी आपके महाराज जी ने कहा, सारे के सारे जो बड़े नेता हैं हमारे लोकसभा चुनाव में सारे आइसोलेट हुए रहे, वो मुख्यमंत्री कोई भी चुनाव प्रचार में किसी के भी गया नहीं। संजीव भाई, अभी इस चैनल पर बोल दे, अरे पहले आप अपना आकलन कीजिए, टिकट दे रहे हैं। अरे आप अपना आकलन कीजिए श्रीमान, आप टिकट दे रहे हैं जी, आप पहले अपना आकलन कीजिए। कुल मिलाकर के वहां पर जिस तरह का जो, मतलब अभी जयसिंह रावत जी ने भी कहा, वो उनकी अपनी भी विधानसभा है और इस प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक और जर्नलिस्ट में से वो एक हैं, और उन्होंने बताया भी कि गाड़ी में आते हुए किस तरीके के जो चर्चाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की उन्होंने उस ओर इशारा किया कि राजेंद्र भंडारी मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा के लोग भीतर घात न कर दें। और आपको तो पता है कि आज से 20 साल से जो पहले से जो है वो भाजपा से वहाँ लड़ते हुए आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उन्हीं के खिलाफ संघर्ष करते हुए जवान थे वो बूढ़े भी हो गए हैं, 20 सालों से लड़ रहे हैं।
तो आप समझिए कि क्या वो राजेंद्र भंडारी जी को बर्दाश्त कर पाएंगे, और छोड़िए ना वो महेंद्र भट्ट जी बर्दाश्त कर पाएंगे जो रो पड़े वहाँ उनकी सभा में। ठीक तो अभी तो इसी बात का सवाल है कि उनको टिकट भी भारतीय जनता पार्टी दे पाती है या नहीं दे पाती है। जीत का दावा तो इनके लिए बात की बात है। दीपक रावत जी, अब आप लोगों का जिस तरीके से बात हो रही है, आपने कहा कि बद्रीनाथ सीट पर आप लोग थोड़ा गंभीर हैं, तो वहां पर किस तरीके से आप लोग करेंगे? कि तैयारियां शुरू की हैं आपने? कोई बातचीत हो रही है आप लोगों की? निश्चित रूप से जैसे ही आज हमें पता चला कि 10 तारीख को वहाँ चुनाव होने वाला है, तो इसमें चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी है शायद हम लोग इसमें जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है बद्रीनाथ सीट से, उसका नाम आप सार्वजनिक कर देंगे। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों में इसे इलेक्शन लड़ा जाए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति को इस प्रदेश में पनपाया है, उसका जो भुगतान है वो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आक्रोश है। अगर बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा का जो असंतोष है वो भी भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। तीर्थ पुरोहित और पंडे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराज है, हक हकूक की बात करती भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कुठारघात कर रही है उनके अधिकारों में, उसका भी प्रभाव इस सीट में पड़ने वाला है। निश्चित रूप से ये सारा असंतोष मतों के रूप में भारतीय जनता पार्टी को 10 जुलाई को जब वोटिंग होगी उसमें भुगतना पड़ेगा। और इसके परिणाम वाकई में बहुत चौंकाने वाले आएंगे। जब 15 तारीख को या 13 तारीख को जब भी इसके परिणाम आएंगे, तो उसका उसी रूप में हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में और कोशिश करेंगे कि स्थानीय मुद्दों में ध्यान केंद्रित हो। क्योंकि एक चीज़ तो निश्चित है रवि जी कि इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका मूल जो अगर कहीं है वो तब तक नहीं आएगा जब तक कोई क्षेत्रीय दल उभर के इस प्रदेश में नहीं आएगा। क्योंकि क्या कारण है कि दो बार के भारतीय जनता पार्टी के शासन में और कांग्रेस के शासनकाल में आज भी मूल समस्या वही है जो इस प्रदेश के बनने से पहले थी। उससे और ज़्यादा बदतर स्थिति हो चुकी है। जो कभी कभी तो सवाल पूछना चाहिए, ये पूछना पड़ता है कि ये प्रदेश बनाया किस लिए था? ये क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे या मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे? क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो सेम है। जिन मूल निवासियों ने, जिन यहाँ के लोगों ने जो भी 9 नवंबर 2000 से पहले किसी भी धर्म के विशेष जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के पृथक राज के लिए आपस में लड़ाई करी, आज सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं के अधिकारों में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मूल निवास की जरूरत आज की डेट में किसको नहीं है? पर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मूल निवास की बात नहीं करते हैं, या जो कांग्रेस के लोग हैं मूल निवास की बात नहीं करते हैं? क्या उन्हें मूल निवास की जरूरत नहीं है? यदि मूल निवास की अवधारणा है ही नहीं तो पृथक प्रदेश की तो अवधारणा हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो पृथक प्रदेश की अवधारणा थी उसमें मूल निवासी सबसे महत्वपूर्ण था। अब ये जो व्यवस्था बंद हुई है, इस व्यवस्था को पुनः अगर स्थापित किया जाएगा तभी तो एक जो लोग इस प्रदेश में हजारों सालों से रह रहे हैं और जो अब आ रहे हैं उनमें एक डिफरेंस क्रिएट होगा। वरना फायदा क्या है इस प्रदेश को बनाने का, उन आहतियों को देने का? तो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों में चर्चाएं होनी चाहिए, इन मुद्दों में बात होनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच जाएगा। ठीक है, अब जय सिंह रावत सर पे जा रहा हूँ। सर, मंगलौर सीट पर आप यहाँ पर समीकरण जानना चाहेंगे। यहाँ पर 4 बार बसपा, 1 बार कांग्रेस। भाजपा यहाँ पर कभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई जब से राज्य के ये चुनाव हुए हैं। ऐसे में जब उपचुनाव वहां पर हो रहा है सर, तो क्या बसपा के जो कैंडिडेट होंगे वो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति इस बार देखने को मिल सकते हैं वहां पर, क्योंकि सिंपैथी भी होगी, या फिर कांग्रेस से जो प्रबल माना जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन एक बार फिर से वहां चुनावी मैदान में हो ही सकते हैं, लगभग ये माना ही जा रहा है, क्योंकि वो सबसे वहां पर मजबूत है कांग्रेस के पास? देखिए, बद्रीनाथ सीट पर तो कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर है जी, और इस बार बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है। वहां कुछ भी हो सकता है बद्रीनाथ में, एक बात है। जहां तक सवाल इसका मंगलौर का है, यहाँ बीएसपी और कांग्रेस की टक्कर, राइट। और बीएसपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि कभी उसकी 8 सीट होती थी, गढ़ के एक पर आ गई। उसी हरिद्वार में लगाओ और जब लाल डांग वगैरह भी थे और ये आ गई, तो उसको खाया किसने उस पार्टी को? वो सब कांग्रेस खा गई। अभी का लोकसभा चुनाव आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जहां जो मैं कह रहा हूं बीजेपी तो उसमें बहुत संभावना उनकी नहीं है, ऑनेस्टली कहा जाए तो वो बात है नहीं ज्यादा उसमें। टक्कर तो बसपा और या हो सकता है कि बीएसपी की जगह लेने की कोशिश करे बीजेपी। ये भी होता है ना, कई बार कोई अगर पार्टी एकदम ही हो जाती तो दूसरी उस जगह को लेने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक वहां कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो सरबत करीम साहब वो
काजी निजामुद्दीन 3 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं। जी। 2 बार शरबत करीम जीती हाँ, और 2 बार वो क्या कहते हैं काजी बसपा के सीट से सीट से उससे चुने। टिकट से जीते, एक बार कांग्रेस के सीट से जी, जीते। जी। तो उनका अगर लड़ते हैं तो वो 3 बार लड़ चुके हैं, 3 बार वहां से जीत चुके हैं, हाँ, जबकि शरबत करीम केवल 2 ही बार वहां से 2 जीते बार। थे। और अभी आप देखो ये लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस कैंडिडेट का 5%, 5.58% जो था, क्या कहते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का हरिद्वार में 5.58% वोट परसेंटेज बढ़ा है और बसपा का लगाओ आप 10.4% जो है घटा है, वोट परसेंट घटा है, मतलब अभी। और बसपा के जो जमील अहमद साहब हैं उनको केवल आप समझिए 42,000 वोट पड़े। अब ये उमेश कुमार जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, जी। उनको ज्यादा वोट पड़े, उनको तो 91,000 91,000 के आसपास वोट के। हम्म। हाँ, तो आप ये लगाइए कि इनकी संभावना आप कैसे बोलेंगे अब। एक तो कैंडिडेट टीम के पास जो थे वो उधर हो गए हैं। दूसरा, जो ये बार बार अगर हो रहे हैं, जो आज सारे उत्तराखंड में जो बीजेपी का जो लीड थी पिछली बार, जो मार्जिन था ना, जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा था, जी। वो सब में घट गया, यहाँ तक नैनीताल में भी घट गया। अगर आपको मालूम होगा तो गढ़वाल में 40.74% था, वो घट के 20.75% हो गया। आप टीडी में कितना था, 24 था, टीडी में बढ़ा, इसलिए बढ़ा कि बॉबी पवार की वजह से बढ़ा। मार्जिन और बता रहे हैं। कांग्रेस और उसका कंपेयर किया गया, बॉबी पवार का नहीं किया गया। हरिद्वार में 20.35% था, जो घट के 12.59% रह गया। नैनीताल में जहां सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, वहां 26.94 था पिछली बार, इस समय 26.42 रह गया, इसमें भी घट गए। अल्मोड़ा में 33.55 था, अब 29.04 रह गए। तो वो स्थितियां हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है कि जो जीता वो सिकंदर है, जो जीत गए वो जीत गए, बधाई इनको, नई सरकार बन गई, आज तो पोर्टफोलियो बन गए, वही रिटेन हो गए। अमित शाह जी भी वही आ गए और डिफेंस मिनिस्टर, बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर रिपीट हो गए हैं। लगभग रिपीट। तो हाँ ठीक है, तो देश को नई सरकार मिल गई है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो टक्कर होगी तो कांग्रेस की, यहाँ मुझे लगता फिलहाल, और चुनावी ऊंट किस करवट बदलेगा, वो आजकल तो भविष्यवाणियां करना भी बड़ा खतरनाक काम है। जो एग्जिट पोल में हुआ, जो ओपिनियन पोल लोग दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे मीडिया वाले, इसलिए हमें भी लग रहा था कि हरिद्वार में अच्छा करती है कांग्रेस। क्या किया हरिद्वार में कांग्रेस ने? 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। पौड़ी में क्या हुआ? हम खुद ही कह रहे थे, हम लोग सब लोग कह रहे थे कि पौड़ी में कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है, भले बीजेपी का घटा, लेकिन वो फिर भी 1.5 लाख से जीत गए। तो ये स्थिति है। लेकिन अभी जो लग रहा है मोटे तौर पर मंगलौर में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, और बद्रीनाथ में बहुत अच्छी टक्कर है दोनों की। दोनों युवा, अगर लखपत वर्सेस राजेंद्र भंडारी आते हैं तो दोनों अच्छी फाइट। ठीक है सर। संजीव वर्मा जी, आपने देखिए समीकरण देख लिया आपने मंगलौर सीट के, हालांकि आप लोगों का दावा है कि इस बार जो है आप लोग वहां पर मेहनत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां क्या की हैं आप लोगों ने? उपचुनाव को लेकर कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं, तैयारियां कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि संगठन के तौर पर तो भाजपा मजबूत स्थिति में रहती है, तैयारियों में भी इसमें कोई दो राय है नहीं। रवि जी देखिए, 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और दोनों विधानसभाओं के हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, और वहाँ पर वहाँ के जो ऑब्जर्वर का काम करेंगे, वहाँ पर जो उन पूरे चुनाव को उसकी देखरेख करेंगे, ऐसी भी हमने एक तंत्र बनाया है, एक बॉडी पूरी तरह से हम लोगों ने तैयार की है। वहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी, आप जानते ही हैं, हम प्रदेश से लेके ज़िले से लेके मंडल से लेके बूथ से लेके पन्ना प्रमुख तक हमारी जो एक पूरी एक लाइन है, पूरी एक जो हमारी बॉडी है,
हम उन सभी का उपयोग इस चुनाव में करेंगे और निश्चित तौर पर हम एक बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की झोली में दोनों उपचुनाव आने वाले हैं, दोनों जगह कमल खिलने वाला है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम जो डिलीवर करने का काम करते हैं, एक यही बड़ा कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं करते जो खटाखट ठकाठक अच्छा, कांग्रेस का एक जवाब तो दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता उन्होंने सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं जरूर खटाखट आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा। मैं तो विश्वसनीयता की बात कर रहा हूँ। खटाखट ठकाठक का इन्होंने जो नारा दिया कि 1 लाख रुपए 1 लाख प्रति वर्ष और 8,500 के लिए आप 6 जून को बैंकों में और डाकघर में आ जाएं, उन बेचारी गरीब महिलाओं के साथ कितना बड़ा एक अत्याचार, कितना बड़ा छल करने का काम किया। जो शिखर दोपहरी में 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में घंटों खड़ी रही, बल्कि कुछ तो ऐसी थी जो सवेरे 4 बजे से खड़ी रही वहाँ पे लाइनें लगा के, कहीं मेरा नंबर ना कट जाए पैसे मिलने में। तो कितना बड़ा छल कांग्रेस पार्टी ने उन महिलाओं से किया। और तो और आप अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ पर इनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने वहाँ के युवाओं से जो एक बड़ा वायदा किया कि हम आपको रोजगार में बहुत आगे बढ़ाएंगे, आपको ये 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अभी 1.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त वहाँ बीत चुका है। अभी जब प्रियंका गांधी जी अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वहाँ पर गई और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आपने जो वायदा किया था, आज तक वहाँ 10 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। 1 लाख तो बहुत दूर की बात। तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो चुनाव में ऐसे पता नहीं कितने वायदे होते हैं, इनमें कोई दम नहीं। मतलब यानी कि आपकी बात की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। आप अपनी ही बात को अपने ही शब्दों से काटते हैं। यही कारण है कि आज जनता का कांग्रेस से पूरी तरह से विश्वास संजीव जी, एक सवाल ये किया था, भंग हो चुका है। अमरिंदर विज जी ने कहा कि ये भी हो सकता है कि आप राजेंद्र भंडारी जी को वहां पर, हालांकि आप इसके लिए अधिकृत नहीं है कि आप अभी प्रत्याशी का नाम बता दें, लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि नहीं, प्रबल संभावनाएं तो उन्हीं की हैं क्योंकि उन्होंने विधायकी छोड़ के आपकी पार्टी में आए, इतना तो आप कह सकते हैं। रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है और हम कमल के फूल के ऊपर ही पूरा का पूरा चुनाव लड़ते हैं और कमल का फूल को ही हमने जिताना है। और कमल के फूल के लिए हमारा तमाम जितना भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता का पूरा बेस है, वो सभी लोग उनके लिए कमल को जिताने के लिए काम करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से चलती है, कांग्रेस की तरह नहीं जो करण महाराज जी आज सार्वजनिक मंचों पे चिल्ला के बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो सारे आइसोलेट हुए रहे और किसी ने भी किसी प्रत्याशी के क्षेत्र में जाके न तो काम किया, ना कोई प्रचार किया। और उन्होंने साथ ही ये भी बोला है कि मैं उन सभी बड़े नेताओं की शिकायत आला कमान से करूंगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बताइए। अब ठीक है, आपने बताई नहीं ये चीज़, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, भाजपा के पास हर सवाल का जवाब है। मैंने एक बार पूछा था कि जो वरिष्ठ नेता है वो दरकिनार, नहीं वरिष्ठ कोई नहीं, यहाँ सब कार्यकर्ता है। इस मामले में मैं अमरिंदर विज जी आपको एक कह रहा हूँ क्योंकि भाजपा के जवाब भी है और संगठन उनका बहुत मजबूत है, तो उस संगठन के साथ लड़ने के लिए तो चुनौतियां तो होंगी। अभी वो करण महाराज जी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्योंकि महाराज जी इस वक्त जो है मुखिया हैं आपकी पार्टी की, अगर इस वक्त अगर कुछ ऐसा हुआ तो दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को। 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने अभी 10 मिनट पहले ये दावा किया था कि बड़े भाई संजीव वर्मा जवाब नहीं दे पाएंगे जब राजेंद्र भंडारी जी को लेकर के आप सवाल पूछेंगे, और कैसा उन्होंने जो है चीज़ों को घुमा फिरा करके कह दिया कि कमल का फूल ही उनका प्रत्याशी है। तो
निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि ये इनकी पार्टी के भीतर चल रहा है और इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एन केन प्रकारेण वो नहीं चाहते कि वहाँ राजेंद्र भंडारी को टिकट मिले। और तो कल एक दो दिन में जब नाम की घोषणा होगी तो आप चौंक भी सकते हैं जब आप देखेंगे कि एक बड़ा नाम उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े नेता का नाम जो केंद्र में भी रह चुके हैं और पहले भी मतलब उस क्षेत्र की पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। अच्छा, खैर, तो अभी संजीव भाई उस पर बोलने की स्थिति में नहीं, तो जब बोलने की स्थिति में वो नहीं होते हैं तो सीधा क्या करते हैं, उनका ये स्टाइल है, उनका नहीं, उनको ट्रेनिंग होती है सुबह ऑफिस में, उनका स्टाइल रहता है कि आपको कांग्रेस की बात करनी है फिर सीधे अपनी पार्टी की बात नहीं करनी। अच्छा संजीव जी, ऐसा कुछ है? ऐसा ही है, वो नहीं बोलेंगे यहाँ पर। अच्छा। अभी बोलेंगे वो थोड़ी देर में बाहर जब हम चलेंगे। तो होता क्या है इसमें कि अब उनको ये अब आप बताइए कि करण महाराज जी ने ये बात कहाँ कही। भाई आप तो आपके रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर हैं, आपके रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर हैं। नहीं हो सकता मैं अपडेट हूँ, लेकिन मैंने नहीं मैं ये कह रहा हूँ पर्सनली करण महाराज जी ने इस बात को कहा कि लीडर आइसोलेट हुए रहे। झूठ नहीं बोलेंगे संजीव। हाँ, करण महाराज जी ने इस बात को जरूर कहा कि कुछ बड़े नेताओं को जिनको मैं चाहता था वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जिनका नाम मैंने मतलब केंद्रीय आला कमान को भेजा था, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अगर वो चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और होते, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस बात को जो है संजीव भाई अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, पहली बात। और रही दूसरी बात, आपने जो कहा कि प्रियंका जी ने जवाब दिया कि चुनाव में तो ऐसी बातें बोली जाती है। अब बताइए ना, मतलब कैसे वो पलट देते हैं बातों को कि जुमला किसने कहा था 15 लाख को, आप बताओ ना, किसने कहा था? रवि जी, तो वो अपनी बात को जो उनके नेता कहते हैं वो उनको कांग्रेस की तरफ ले आते हैं। गांधी जी की वो क्लिप जरूर लेके आऊंगा। तो अब आप बताइए, दूसरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनका वीडियो क्लिप लेके आऊंगा। ठीक है, तो अगली डिबेट में आप ले आइए। फाइनल कमेंट मैं थोड़ा खत्म कर रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी उसको जुमला बता रही है, तो जबकि जुमला बताने वाले कौन है? पूरा भारतवर्ष इस बात को जानता है। उस जुमले का इस बार कुछ हद तक जवाब भी इनको मिला। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की 8,500 और जो साल में 1 लाख रुपए की गारंटी स्कीम थी, उसको लेकर के कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। और उन्होंने तो ये भी दावा किया कि कुछ लोग सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि संजीव भाई आजकल सुबह 4 बजे उठ करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में 4 बजे कौन कौन पहुंच जा रहे हैं। तो अब आप बताइए, जिनकी सरकार बनी 15 लाख रुपए का नारा देने के बाद आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, वो तो अपनी गारंटी नहीं निभाएंगे। और जिनकी सरकार नहीं बनी और हमने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम 8,500 देंगे, तो हम दोष हम पर। अरे श्रीमान जी, कर्नाटक तेलंगाना में तो है ना, हिमाचल में तो है ना, वहां पे नहीं, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। ये योजना जो है ये तो हमारी इस समय लोकसभा को लेकर के आई है। ठीक है, तो लोकसभा का जो हमारा गारंटी कार्ड है उस पर लोकसभा की बात होगी। आप अमरिंदर जी, आप फाइनल, अब दोनों विधानसभा अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए, किस तरीके से उपचुनाव में आपका रहेगा? निश्चित तौर पर आंकड़े भी, माहौल भी और सब कुछ इस समय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में जिस तरह का जनादेश आया, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बहुत सारे स्टेट में, जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए लोगों ने सपोर्ट किया है, मत दिया है, और उसी तरीके से आप देखना कि इन दोनों ही सीटों पर हम मजबूत तो हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन फिर डिबेट में बैठेंगे और संजीव भाई के साथ ही बैठेंगे। अभी वो कह रहे थे मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा उस दिन जो है संजीव भाई ने कह दिया कि वो हमें मिठाई खिलाएंगे। हाँ ठीक है, दीपक रावत जी। देखिए रवि जी, जो उपचुनाव है बद्रीनाथ का और बेंगलोर का, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अच्छा एक विपक्ष के रूप में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करें। ठीक है, संजीव जी शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट। रवि जी देखिए, जिस तरह से लोकसभा में हमने परफॉर्म किया और 5-0 का एक जो परफॉर्मेंस हमारी रही, 5 सीटें 5 की 5 हमने जीतने का काम किया और कांग्रेस को हमने 0 पर पहुंचा दिया। बिल्कुल उसी तरह का परिणाम उपचुनाव में भी रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से
दोनों की दोनों उपचुनाव जीतेगी और कांग्रेस को 0 पर संतोष करना पड़ेगा। जय सिंह रावत सर, फाइनल कमेंट आपका कि इन 2 सीटों पर इनकी तमाम तैयारियों और दावों को देखते हुए। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर तो बराबर बराबर की टक्कर, क्योंकि वो पिछला सीट भी कांग्रेस जीत के आई थी, लेकिन बीजेपी के संगठन बहुत मजबूत है। जैसे वो बता भी रहे थे, पन्ना प्रमुख से लेके वो वोट निकालते हैं, शराब होता है, तो वहां तो बराबर बराबर फिलहाल तो हमको लग रही है। लेकिन एक और चर्चा मैंने सुनी, राजेंद्र भंडारी जी तो बीजेपी में चले गए, लेकिन हमारे जिले की जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमती राजेंद्र भंडारी रजनी जी, वो अभी सुना कांग्रेस में ही है। अमित विज जी ने स्पष्ट नहीं की, वो सुना कांग्रेस में ही हैं। जी जी जी। और लोग तो चर्चा ये भी कर रहे थे, क्या पता ऐसा ना हो कि रजनी जी को ही ना उठा दे कांग्रेस राजेंद्र भंडारी के खिलाफ, क्योंकि ऐसा भी कई बार हो जाता है। जी जहां तक इसका मंगलौर का सवाल है, मंगलौर का सवाल, कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। जी जी। ठीक है जय सिंह रावत जी, आपकी आवाज़ तो ब्रेक हो रही है और समय भी हो गया है। संजीव वर्मा जी, अमित विज जी, दीपक रावत जी, जय सिंह रावत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया और अपने अपनी बात हमारे बीच रखी। तो आज हमने बात की इन 2 सीटों पर, मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद की तैयारियां क्या हैं, भाजपा के भी दावे हैं, कांग्रेस के भी दावे। भाजपा का बड़ा दावा यह है कि जो मंगलौर सीट का मिथक है वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में टूट जाएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा दोनों पार्टियां कितनी तैयारियां करती हैं, किस दमखम के साथ चुनाव लड़ती हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों ही उपचुनाव बेहद दिलचस्प हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।